गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। गुड इवनिंग। वेलकम टू प्रारंभ एसएससी। और आज के इस इंग्लिश क्लास में मैं आपको बताऊंगी स्पेशल केसेस के बारे में। अब ये स्पेशल केस क्या होता है? ये कोई ग्रामर का टॉपिक नहीं है, ये कोई हमारे कोर्स का टॉपिक नहीं है, कोई चैप्टर नहीं है। स्पेशल केस मतलब कई बार ऐसा होता है कि एक वर्ड के एक से ज़्यादा मीनिंग्स भी हो सकते हैं, ठीक है? तो वो उसका स्पेशल केस हो जाता है कि फॉर एग्जाम्पल गेट का मतलब क्या होता है? आई गॉट ए पेन, आई गॉट फर्स्ट पोजीशन इन द फाइनल एग्जाम्स। गेट मतलब मिलना, पाना, है ना? तो ये होता है गेट। गेट की सेकंड फॉर्म गॉट होती है, थर्ड फॉर्म गॉट और गॉटन दोनों। गेट, गॉट, गॉट, गेट, गॉट, गॉटन एक ही बात है। थर्ड फॉर्म गॉट लगा दो या गॉटन लगा दो, एक ही बात है। लेकिन एक स्पेशल केस में ये भी देखा गया है कि गेट का मतलब होता है बीमार हो जाना। फॉर एग्जाम्पल यस्टरडे नाइट आई गॉट फीवर, कल रात को मुझे फीवर हो गया। तो ये होते हैं स्पेशल केसेस, ठीक है? तो इस क्लास में हम इन स्पेशल केसेस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले है गेट। तो गेट का मतलब ऐसे होता है मिलना, पाना, बट यहाँ पर क्या है? बीमार हो जाना भी है। तो ये स्पेशल केस हो गया, ये हो गया स्पेशल केस, बीमार हो जाना। जैसे आई गॉट कफ, मुझे खांसी हो गई, आई गॉट कफ। गेट का क्या हो गया? गॉट हो गया। गॉट इज द सेकंड फॉर्म, ठीक है? राम हैज गॉट फीवर। Whenever dad scolds you, you get fever। कि जब भी तुम्हें पापा डांटते हैं तुम्हें बुखार हो जाता है। रिलेटेबल है ये लाइन, तो है ना, रिलेट कर रही है। He had got TB। Don't drink cold water, you will get cold। ठंडा पानी मत पियो वरना तुम्हें कोल्ड हो जाएगा। राम इज drenched, he may get cold। Drenched का मतलब क्या होता है? जहां से जो वर्ड सीखने को मिले पकड़ लो। Drenched का मतलब होता है भीगा हुआ। Drenched मतलब भीगा हुआ। Yesterday I was drenched, that's why I got cold and fever। समझ गए? Drenched मतलब भीगा हुआ। नेक्स्ट है fond of। अब एक होता है फाउंड, लेकिन fond का मतलब क्या होता है? शौकीन। तो fond of का मतलब होता है शौकीन, फाउंड का मतलब होता है मिलना, पाना, कोई चीज मिलना। If the subject is fond of any verb, अगर किसी वर्ब का जो सब्जेक्ट है वो है fond, तो ing needs to be used with that verb। तो उस वर्ब के साथ आपको ing लगाना है, ठीक है? Ram is fond of cricket। For example, Ram is fond of cricket। This sentence is correct, but if I say Ram is fond of play, this is not correct, this is incorrect, ठीक है? Ram is fond of playing, वो खेलने का शौकीन है। तो कोई अगर वर्ब आ जाए तो उसमें ing लगाना, मतलब fond of के साथ fond of प्लस वर्ब के साथ ing लगाना है, ठीक है? लेकिन अगर यहाँ पर वर्ब नहीं है, क्या है? नाउन है, तो उस नाउन के साथ ing नहीं लगाएंगे। जैसे राम इज फॉन्ड ऑफ क्रिकेट, तो राम इज फॉन्ड ऑफ क्रिकेटिंग तो नहीं होगा क्योंकि वो एक नाउन है, ठीक है? तो आपने जो वर्ब है उसके साथ आपने ing लगानी। बाकी अगर कोई और वर्ड है तो कीप इट सेम, उसको सेम रखो। जैसे मैं म्यूजिक का शौकीन हूँ, आई एम फॉन्ड ऑफ म्यूजिक। वाई आर यू फॉन्ड ऑफ इट? तुम इसके शौकीन क्यों हो? वाई आर यू फॉन्ड ऑफ इट? राम इज फॉन्ड ऑफ रीडिंग, राम पढ़ने का शौकीन है। दिस बॉय इज फॉन्ड ऑफ प्लेइंग, ये लड़का खेलने का शौकीन है। आई एम फॉन्ड ऑफ क्रिकेट, मैं क्रिकेट का शौकीन हूँ। एंड आई एम फॉन्ड ऑफ प्लेइंग क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलने का शौकीन हूँ, ठीक है? मैं मीठा खाने का शौकीन हूँ, उसका होता है आई एम फॉन्ड ऑफ ईटिंग स्वीट, ठीक है? अब मैं एक आपको एक और स्पेशल केस बताती हूँ। कई बार हम बोलते हैं मुझे मीठा खाना मना है। वो वाइट बोर्ड कहाँ गया अपना? मुझे मीठा खाना मना है, मुझे कोल्ड ड्रिंक पीना मना है, मुझे चाय पीना मना है, ठीक है? तुम्हें ये करना मना है, तुम्हें वहां जाना मना है। तो इसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? Forbidden। You are forbidden to eat sweets, मीठा खाना मना है। Drink cold drinks, कोल्ड ड्रिंक पीना मना है, ठीक है? और बताओ, एग्जाम्पल दो। To go there, वहां जाना मना है। आइसक्रीम खाना मना है। रोम ऑन द रोड, सड़क पे घूमना मना है। और आइसक्रीम खाना मना है।
ओके, टू ईट आइसक्रीम, यू आर फोरबिडन टू ईट आइसक्रीम। समझ गए? तो इस तरह से आप सेंटेंसेस बना सकते हो। फोरबिडन टू मतलब मना है, फोरबिडन टू प्लस वर्ब, प्लस क्या लगा रहे हैं, वर्ब लगा रहे हैं, कौन सी, वन, V1। ड्रिंक कोल्ड ड्रिंक, रोम ऑन द रोड, ईट आइसक्रीम, फर्स्ट फॉर्म आ रही है तो V1 लग रही है। फोरबिडन टू प्लस V1 यानी वर्ब 1 इज इन हिंदी मना है। समझ गए? ये भी एक स्पेशल केस का ही पार्ट है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है मेंट फॉर, मेड फॉर। मेंट फॉर आप बोल लो या फिर आप बोल लो मेड फॉर, एक ही बात होती है। यू आर मेड फॉर बुक्स ओनली, तुम सिर्फ किताबों के लिए बने हो। यू आर मेड फॉर हार्डवर्क ओनली, तुम सिर्फ मेहनत के लिए बने हो। यू आर मेंट फॉर सक्सेस ओनली, तुम सिर्फ सक्सेस के लिए बने हो। तो मेड फॉर या फिर मेंट फॉर एक ही बात है। ठीक है, कहीं भी लगा लो। यू आर मेंट फॉर बिजनेस ओनली, तुम सिर्फ बिजनेस करने के लिए बने हो। ठीक है, तो मेड फॉर मेंट फॉर एक ही बात है। अब थोड़ा सा जो नोट में दे रखा है इसको पढ़ते हैं, क्या है। इफ द सब्जेक्ट इज मेंट फॉर सम वर्ब, मतलब अगर किसी वर्ब के साथ सब्जेक्ट में क्या आ रहा है, मेंट फॉर आ रहा है, देन ing नीड्स टू बी यूज्ड विद दैट वर्ब। सेम फॉन्ड ऑफ वाला कंसेप्ट यहाँ लग रहा है कि अगर वर्ब आ रही है, उस पर्टिकुलर वर्ड के साथ वर्ब यूज हो रही है, तो उस वर्ब में ing लगा देना। इफ आई से राम इज मेंट फॉर क्रिकेट, राम इज मेंट फॉर क्रिकेट, this sentence is correct, but if I say Ram is meant for play, so this is incorrect. So Ram is meant for playing, eating food, roaming outside, तुम सिर्फ बाहर घूमने के लिए बने हो, तो you are meant for roaming outside only. So is a verb and I need to use ing with it, so the correct sentence would be Ram is meant for playing. Clear? Yes, ma'am. You are meant for doing business. You are only meant for me. We are meant for each other. Book is meant for reading. Teachers are meant for teaching. Meant for या made for कोई अंतर नहीं है, कोई रूल नहीं है, कहीं पे कुछ भी लगा। समझ आ गया? उसके बाद made in, made of and made by. Made in, made of and made by, तीन वर्ड है। मेड इन, अगर किसी कंट्री का नेम दे रखा है तो क्या आएगा, मेड इन। जैसे मेड इन चाइना, मेड इन इंडिया। मटेरियल, अगर किसी मटेरियल का नेम दे रखा है कि वो चीज किससे बनी है, तो मेड ऑफ आता है हमेशा। ठीक है, मेड ऑफ प्लास्टिक, मेड ऑफ मेटल, मेड ऑफ एलॉय और एक्सेट्रा। और अगर किसी कंपनी का नाम दे रखा है या किसी पर्सन का नाम दे रखा है तो फिर आपको लगाना है मेड बाय। दिस इज मेड बाय मी। जैसे हम बचपन में पेंटिंग बना के नीचे लिखते थे मेड बाय, तो वही मेड बाय मतलब इसके द्वारा, मेड ऑफ मतलब इसका बना हुआ प्लास्टिक का, और मेड इन मतलब इंडिया में, चाइना में, दिल्ली में। तो दिस मोबाइल इज मेड इन चाइना, चाइना इज द नेम ऑफ ए कंट्री। दिस मोबाइल इज मेड ऑफ प्लास्टिक, ये मोबाइल प्लास्टिक से बना है। दिस मोबाइल इज मेड बाय नोकिया, कंपनी नेम आ गया तो मेड बाय। दिस आइडल इज मेड ऑफ गोल्ड, यहाँ पर इसका मतलब क्या है, मूर्ति। Google is made by Microsoft. Microsoft is the name of a company. This website is made by me. ये वेबसाइट मैंने बनाई है, मतलब me is a person. समझ आ गया? Made of, made in and made by. Next है able to. So ये तो बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है। able to का मतलब होता है योग्य, ठीक है, काबिल होना, योग्य होना, समर्थ होना, कर सकना, कि हाँ मैं ये कर सकती हूँ। आई एम एबल टू डू दिस, सो आई एम एबल टू डू दिस वर्क। राम इज एबल टू डू दिस वर्क। आर यू एबल टू हैंडल दिस बिजनेस? आर यू एबल टू हैंडल दिस बिजनेस? आर यू एबल टू क्लियर योर एग्जाम्स? क्या तुम अपने एग्जाम करने योग्य हो? आर यू एबल टू गो देयर? क्या तुम वहाँ जाने योग्य हो? ठीक है, तो एबल टू यानी योग्य। क्लियर है? नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट वी हैव हाउ टू। हाउ टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, इसका मतलब होता है जानना, जानता हूँ, जानता हूँ, जानता हूँ, जानता है, जानना। जैसे आई नो हाउ टू टीच, मैं जानती हूँ कैसे पढ़ाना है। ठीक है, तो हाउ टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब मतलब जानना किसी चीज को। जैसे राम नोज राइटिंग, तो ये गलत नहीं है पर ऐसा क्या है ना, राम नोज हाउ टू राइट बेहतर तरीका है। Ram knows writing is in formal language. So there are two languages, formal and informal. Formal used with friends,
and your family members, but informal used. Office. I'm sorry. Formal is औपचारिक and informal is अनौपचारिक. Formal for teachers, if you're talking with your teachers or your elders or your boss, then you have to use formal language. Otherwise you can use informal, and I have written it opposite. This is informal and this is formal. Ram knows how to write. This is a complete sentence. ठीक है? Ram knows writing. तो ये बड़ा ऐसा लग रहा है, मतलब informal सा लग रहा है. So this is informal and this is formal. ठीक है? So I know how to dance. मुझे पता है डांस कैसे करना है. I don't know how to dance. मेरे को मैं डांस करना नहीं जानती हूँ. Do I know how to dance? So this is affirmative, this is negative, and this is interrogative. Ram knows how to play. Ram knows how to play cricket. Did he know how to play? I didn't know how to play cricket. I know how to speak Punjabi. I know how to speak English. Ram knows how to drive a car. Ram doesn't know how to ride a bike. समझ गए? How to मतलब एक तो हम क्वेश्चन में भी यूज करते हैं, बट स्पेशल केस हाउ के साथ टू लगा दो, फर्स्ट फॉर्म लगा दो, इसका मतलब होता है जानना. आई होप क्लियर हो गया होगा. नेक्स्ट है कीप ऑन. इसी तरह से कीप ऑन का भी एक रूल बन जाता है, जिसमें हमें कीप ऑन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी लगाना होता है. ठीक है? कीप ऑन गोइंग, जाते रहो, मतलब किसी चीज को करते रहो. ठीक है? जैसे वो पढ़ता रहता है, ही कीप्स ऑन रीडिंग. पढ़ता रहता है, कीप्स ऑन रीडिंग. पढ़ता रहता है, लास्ट में क्या आ रहा है? कौन सी टेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट. प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम वर्ब के साथ एस और एस लगाते हैं. वर्ब क्या है? कीप, करते रहना, कीप्स. तो यहाँ पर कीप की जगह कीप्स आएगा. क्यों? क्योंकि ही इज अ थर्ड पर्सन सिंगुलर. ये सब हम अपने टेंसेस वाली क्लासेस में पढ़ चुके हैं. ही, शी, नेम ऑफ एनी पर्सन, नेम ऑफ एनीथिंग काउंट्स इन थर्ड पर्सन सिंगुलर. सो ही कीप्स ऑन रीडिंग. पीपल कीप ऑन फाइटिंग. लोग लड़ते रहते हैं. आई विल कीप ऑन गोइंग हिज होम. मैं उसके घर जाता रहूंगा. आई विल कीप ऑन गोइंग. विल आ गया मतलब रहूंगा. फ्यूचर. आई यूज टू कीप ऑन गोइंग हिज होम. चिल्ड्रन कीप ऑन प्लेइंग. बच्चे खेलते रहते हैं. चिल्ड्रन कीप ऑन प्लेइंग. अंकल कीप्स ऑन थिंकिंग, डजंट से एनीथिंग. अंकल सोचते रहते हैं, कहते कुछ है नहीं. ठीक है? तो अंकल कीप्स ऑन थिंकिंग, डजंट से एनीथिंग. राम कीप्स ऑन स्टडिंग 24 आवर्स. राम तो 24 घंटे पढ़ता रहता है. He kept on cooking the food for the whole day. We kept on walking. He kept on sleeping. Rahul kept on running. I kept on meeting, even though people objected a lot. ठीक है? समझ आ गया? नेक्स्ट हम देखेंगे तो नेक्स्ट है हैविंग. हैविंग का मतलब हम लगाते हैं कुछ काम करने के बाद, और इसके साथ वर्ब कौन सी यूज होती है? थर्ड फॉर्म. आफ्टर डूइंग समथिंग, कुछ काम करने के बाद. जैसे तुमसे मिलने के बाद मैं वहां जाऊंगा. राम के साथ खाना खाने के बाद मैंने पूछा. ये देखने के बाद मैं वहां जाने की हिम्मत नहीं कर सकता. पापा से अनुमति लेने के बाद मैं घर से निकल गया. तुम्हें पाने के बाद मानो सारे ख्वाब पूरे हो गए. हैविंग मेट यू. अब ये क्या हो गया? हैविंग मेट यू आई विल गो देयर. मतलब स्टार्टिंग इससे होगी. हैविंग ईट आई आस्क्ड राम. खाना खाने के बाद. हैविंग ईटन द फूड. यहाँ पर खाना है, मैंने बोला हैविंग ईट. खाना खाने के बाद. आई आस्क्ड, मैंने पूछा. तो हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, एंड देन जो पीछे का जो भी काम किया वो ऐड कर दोगे. हैविंग सीन दिस, ये देखने के बाद. हैविंग टेकन परमिशन फ्रॉम डैड, पापा से परमिशन लेने के बाद. हैविंग फाउंड यू, तुम्हें ढूंढने के बाद. ठीक है? समझ गए होंगे? हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आफ्टर डूइंग समथिंग. कुछ काम करने के बाद अगर आप कुछ यूज कर रहे हो तो हैविंग ड्रिंक ड्रंक ड्रंक. थर्ड फॉर्म कौन सी हो गई? ड्रंक. हैविंग ड्रंक टी आई आस्क्ड. ऐसे. ठीक है? आई डिस्कस्ड. ओके, सो नेक्स्ट. जब हम हिंदी में बोलते हैं क्या मैं जाऊं, कहूं, मिलूं, जाऊं, करूं, बताऊं, तो मतलब लास्ट में क्या आ रहा है? ऊ आ रहा है. तो ऊ की फॉर्मेशन जब होती है तो दीज सेंटेंसेस आर ऑलवेज इंटरोगेटिव इन नेचर. तो ये वाले जो सेंटेंसेस होते हैं हमेशा इंटरोगेटिव होते हैं, मतलब क्वेश्चन वाले. इंटरोगेटिव मतलब क्वेश्चन वाले होते हैं. डू आई गो, वेयर डू आई गो, हु डू आई से, हाउ डू आई मीट हिम, डू आई नॉट गो देयर, व्हाट डू आई डू नाउ, whom do I tell this now. समझ गए? ठीक है? नेक्स्ट, होल्ड. होल्ड का मतलब क्या होता है? होल्ड मतलब काबू करना, रोक पाना, पकड़ना.
सो होल्ड के साथ अगर आप फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा देते हो तो उसका यूज होता है काबू कर पाना, रोक पाना। जैसे आई कुडंट होल्ड लाफिंग, मैं हंसी नहीं रोक पाया, मैं हंसी नहीं रोक सका। कुड का मतलब क्या होता है? सका, पाया, है ना। कैन, कुड हैव, मॉडल्स। राम कुडंट होल्ड हिज टीयर, राम अपने आंसू नहीं रोक सका। आई कुडंट होल्ड माई इमोशंस, मैं अपने इमोशंस नहीं रोक सका। इस तरह से, समझ गए? मैं हंसी नहीं रोक पाऊंगा, आई वॉन्ट बी एबल टू होल्ड लाफिंग, आई वॉन्ट बी एबल टू होल्ड लाफिंग, मैं हंसी नहीं रोक पाऊंगा। ओके, सो नेक्स्ट है सजेस्ट। अब सजेस्ट का मतलब क्या होता है? सजेस्ट का मतलब ऐसे होता है सुझाव देना। मैम प्लीज सजेस्ट मी, व्हाट शुड आई डू नाउ, मैम प्लीज सजेस्ट करो आप मुझे क्या करना चाहिए, सुझाव देना। लेकिन यहाँ पर सजेस्ट का मतलब क्या है? लगना, लगना, मतलब ऐसा लगता है कि वो है ये, ठीक है। जैसे तुम्हारी बेवकूफ़ी से लगता है कि तुम पागल हो, योर नॉनसेंस सजेस्ट दैट यू आर मैड, समझ गए? हिज वे ऑफ टॉकिंग सजेस्ट दैट ही इज वेरी रिच, उसकी बात करने की तरीके से लगता है कि वो बहुत अमीर है। हर वे ऑफ वॉकिंग सजेस्ट दैट शी इज अ मॉडल, उसके चलने के तरीके से लगता है कि वो मॉडल है। हर वॉइस सजेस्ट दैट आई हैव ऑलरेडी मेट हर, उसकी आवाज़ से लगता है कि मैं उससे कहीं मिला हुआ हूँ, ऐसे। आई फेल्ट एज इफ यू हैड नॉट टेकन द फूड फॉर अ लॉन्ग, आई फेल्ट एज इफ यू हैड नॉट टेकन द फूड फॉर अ लॉन्ग, इसमें इसका यूज ही नहीं हुआ, ठीक है। तो ये समझ गए, ये 4, ठीक है। सजेस्ट मतलब लगना, इट सजेस्ट। योर मार्क्स सजेस्ट दैट यू कीप्स ऑन स्टडिंग 24 आवर्स, इस तरह से। नेक्स्ट है द वेरी। द वेरी का मतलब क्या होता है? यही या वही, यही या वही मतलब जगह वाला नहीं। यही तो बैग है, यही तो वो बैग है जो मुझे चाहिए था, यही तो वो पेन है, वही तो वो पेन है जो मुझे चाहिए था, तो ये वाला, ठीक है। सो दिस इज द वेरी बुक आई नीड, ये वही तो किताब है जो मुझे चाहिए। आई नीड द वेरी पेन, मुझे वही पेन चाहिए। राम इज द वेरी बॉय, राम वही लड़का है, समझ गए? तो द वेरी मतलब यही तो या वही तो। आर यू द सेम बॉय हु हैड वॉन दैट डे, क्या तुम वही लड़के हो जो उस दिन जीते थे? इज दिस द वेरी मोबाइल विच यू आर टेलिंग अबाउट, क्या ये वही मोबाइल है जिसके बारे में तुम मुझे बता रहे थे? यस। फोर्थ वाले में यूज कहाँ है वो? आर यू द सेम बॉय हु हैड, आर यू द वेरी सेम बॉय, आर यू द वेरी सेम बॉय, आर यू द वेरी सेम हटा दो, आर यू द वेरी बॉय हु हैड वॉन दैट डे, ठीक है। नेक्स्ट देखो ऑर्सो, ये तो हम कई बार यूज करते हैं ना अपनी रनिंग लैंग्वेज में, अपनी रनिंग लैंग्वेज में यूज करते हैं कि एक आध दिन में मैं घर आ जाऊंगा, एक आध महीना, एक आध साल, एक आध हफ्ता, तो वो एक आध, उस एक आध की इंग्लिश क्या होती है? ऑर्सो। आई विल कम इन अ डे ऑर्सो, मैं एक आध दिन में आ जाऊंगा, आई विल कम इन अ डे ऑर्सो। तो ये हमें कहाँ लगाना होता है? लास्ट में लगाना है, ठीक है। कैसे लगाना है? अमन एक आध दिन में आ जाएगा, अमन विल कम इन अ डे और सो, इन अ डे और सो, दिन है तो ये। यहाँ पर क्या है? एक आध साल, यहाँ पर क्या है? एक आध बार, वंस मतलब एक आध बार, एक आध घंटा, एक आध हफ्ता। राम एक आध साल में अमेरिका जा रहा है, राम इज गोइंग टू अमेरिका इन ए ईयर और सो, ठीक है। मैं एक आध बार उसके घर गया था, आई हैड गॉन टू हिज होम वंस ऑल्सो। पापा एक आध घंटे में पहुंचने वाले हैं, डैड इज अबाउट टू रीच इन एन आवर ऑल्सो। समझ गए लास्ट में कैसे करना है? इन अ ईयर है, डे है, क्या है, और लास्ट में ऑल्सो लगाना, ठीक है। तो ये होता है ऑल्सो। उसने ये एक आध हफ्ते में किया, ही डिड इट इन अ वीक ऑल्सो, ही डिड इट इन अ वीक ऑल्सो। तो एक एक एग्जांपल बताना आप दोनों। एग्जांपल? हाँ, in English, just think in Hindi, then you can translate in English, just like this. एक आध He will मेरा come in a day, in a week or so. He will come in a week or so. my school will open एक आध In a
इन अ वीक और सो। एक आध हफ्ते में मेरे स्कूल ओपन हो जाएंगे, है ना। नेक्स्ट द वन या द वंस। अगर एक के बारे में बात हो रही है तो द वन लगाना है विद सिंगुलर, और अगर ज़्यादा के बारे में बात हो रही है मोर देन वन बहुवचन प्लूरल्स के साथ, तो आपने लगाना है द वंस। एक है तो द वन, दिस इज द वन, ये वही है, ठीक है। तो इसकी हिंदी क्या होती है, वो। और दिस इज द दीज आर दी वंस, तो ये प्लूरल के लिए होगा। जैसे राम वो है जो मेरे साथ था, राम इज द वन हु वॉज विद मी, राम इज द वन हु वॉज विद मी। हम वो है जो तुम्हारे साथ थे, वी आर द वंस हु वर विद यू, वी आर द वंस हु वर विद यू। हम वो हैं जो तुम्हारे साथ थे, तो वी आर द वंस हु वर विद यू। तो अगर सिंगुलर है तो वन, अदरवाइज वंस। Once. एग्जाम्पल्स देखते हैं। ये वो है जो मैंने तुम्हें गिफ्ट किया था, दिस इज द वन दैट आई हैड गिफ्टेड यू, ठीक है। ये वो है जो मैंने खरीदे थे, दीज आर दी वंस दैट आई परचेज, दैट आई हैड परचेज्ड। माता पिता वो हैं जिनके बिना जिंदगी अधूरी है, मॉम एंड डैड आर द वंस, दो हैं, आर द वंस विदाउट whom लाइफ इज इनकम्प्लीट। समझ गए? तो ये आपका आज का टॉपिक है, स्पेशल केसेस। अब इसके नोट्स बनाते हैं और इसको एक बार रिवाइज करते हैं। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू सो मच। थैंक यू।